आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा आता है द्वितीय लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग। दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग है वो होता है अंडाशय। प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम है अंडाशय, ओवरी। मानव जो मादा है उसमें एक जोड़ी अंडाशय उदरगुहा के अंदर की ओर है वो पाए जाते हैं। अंडाशय के दो कार्य होते हैं। पहला है अंडाणु या ओवा का निर्माण करना और दूसरा है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। ये दो कार्य होते हैं अंडाशय के। मानव मादा में जो अंडाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भ्रूणीय अवस्था में ही संपन्न हो जाती है। भ्रूणीय अवस्था का मतलब है जब बालिका है वो गर्भावस्था में ही होती है तो उसी दौरान उसमें अंडाणुओं का निर्माण है वो प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उस दौरान ये अपरिपक्व अवस्था में पाई जाती हैं जिन्हें हम ग्राफीन पुट्टिकाएं हैं वो कहा जाता है। और जब यौनारंभ या प्यूबर्टी की क्रिया प्रारंभ होती है और यौनारंभ और प्यूबर्टी की जो क्रिया है वो 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। उस समय जो अंडाणु हैं वो परिपक्व होने लगते हैं, जिसका हम विस्तृत वर्णन है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया में करेंगे। अगले टॉपिक के अंदर करेंगे विस्तृत वर्णन कि किस प्रकार से जो रचक्र की क्रिया होती है उसमें अंडाणुओं का परिपक्वन होता है। दूसरा है जो अंडाशय है उसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन हार्मोनों का जो कार्य होता है मानव मादा में वो होता है द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना, जैसे आवाज का मधुर होना है, जननांगों का विकसित होना है, नर की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण का पाया जाना है। ये लक्षण है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण से मादा में दिखाई देने लगते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग के बारे में। ये तो हो गया प्राथमिक लैंगिक अंग, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में अंडाशय वो कार्य करता है। दूसरा जो पॉइंट आता है सहायक लैंगिक अंग। सहायक लैंगिक जो अंग है उसमें पहला पॉइंट आता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी है वो एक लंबी नलिका है। देखो यहाँ ये है, यहाँ जो भाग है ये भाग होता है अंडाशय। ये भाग यहाँ अंडाशय से ये नलिका है वो यहाँ जुड़ी हुई है और इस नलिका का जो नाम है वो है अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब है उसके तीन भाग होते हैं, कीपक, एम्पुला और स्तमस। ये तीन भाग किसके पाए जाते हैं? अंडवाहिनी के पाए जाते हैं। यहाँ झालर या फिम्बरी पाया जाता है। जब रजचक्र की क्रिया होती है मानव मादा में तो रजचक्र की क्रिया के दौरान जो 14वें दिन है LH हार्मोन या LH सर्ज के प्रभाव से क्या होता है जो अंडाणु है वो अंडाशय से मुक्त हो जाता है और मुक्त होने के बाद में वो आ जाता है कहाँ? कीपक या फिर झालर या फिम्बरी में आ जाता है और यहाँ से ये है वो पहुँचता है यहाँ पे एम्पुलरी स्तमस जंक्शन पर पहुँचता है और यहाँ जो नरयुग्मक है शुक्राणु वो योनि से होते हुए, योनि मार्ग से होते हुए है वो पहुँच जाता है कहाँ पर? एम्पुलरी स्तमस जंक्शन पर और यहाँ पर निषेचन की क्रिया है वो संपन्न होती है। यानी जो अंडवाहिनी भाग है अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और निषेचन की जो क्रिया होती है वो एम्पुलरी स्तमस जंक्शन पर संपन्न होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि निषेचन की क्रिया वो अंडवाहिनी में संपन्न होंगी। फिर हम लेते हैं पॉइंट नंबर 2। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है गर्भाशय यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? जो यूट्रस है मानव मादा में वो सिंप्लेक्स प्रकार का पाया जाता है, नाशपाती के आकार का है, यानी दो गर्भाशय आपस में संयुक्त होकर एक संयुक्त गर्भाशय का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं यूट्रस या गर्भाशय।
और गर्भाशय है, इसमें भ्रूण के परिवर्तन की क्रिया होगी। यहाँ पर निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया के बाद में इसमें विभाजन होगा, विभाजनों के बाद में कोरकपुटी अवस्था बनेगी। कोरकपुटी अवस्था है वो एंडोमेट्रियम सेल्स में आकर जुड़ जाएगी। देखो गर्भाशय में 3 परत होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम देखो ये दिखाएगी, सबसे बाहर वाली परत है गर्भाशय की, सबसे बाहर की ओर। मध्य वाली जो परत होती है वो होती है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की जो परत होती है एंडोमेट्रियम परत है। ये जो एंडोमेट्रियम परत है, यहाँ पर कोरकपुटी अवस्था है वो अंदर आकर धस जाती है, और इसके चारों ओर फिर इससे प्लेसेंटा या आवल संरचना जुड़ जाती है, जो माता और भ्रूण के मध्य पोषक पदार्थों का क्या करती है, स्थानांतरण करने का कार्य करती है। तो कहने का मतलब है कि गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्तन होता है, और मानव मादा में जो गर्भकाल है वो 270 दिन से लेकर 280 दिन तक पाया जाता है। फिर है जो पॉइंट आता है तीसरा, योनि या वेजाइना। योनि या वेजाइना, योनि या वेजाइना है वो एक संक्रापत होता है, जो नर का जो सीसन है वो पेनिस मार्ग द्वारा शुक्राणुओं को छोड़ता है, और इसी मार्ग द्वारा ये शुक्राणु है वो आगे की ओर गति करते हैं। जो योनि है वेजाइना, वो एक तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए पथ उपलब्ध करवाने का कार्य करता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का कार्य, रक्तस्राव यानी रक्तस्राव के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, एक मैथुन के लिए सहायक, मैथुन के लिए ये सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। योनि है, इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण से योनि का जो माध्यम है वो होता है अम्लीय माध्यम होता है। अम्लीय माध्यम के कारण जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो योनि के मुख पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम होता है हाइमन झिल्ली। हाइमन झिल्ली है शारीरिक संपर्क के द्वारा और प्रथम संभोग की क्रिया के द्वारा ये फटे जाती है, ये कहलाती है हाइमने झिल्ली कहलाती है। हमने अभी तक पढ़ा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके 2 भाग हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में अंडाशय आता है, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। सहायक लैंगिक अंग के तौर पर अंडवाहिनी होती है, जहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। यूट्रस या गर्भाशय जहाँ भ्रूण का परिवर्तन होता है। और तीसरा जो भाग होता है योनि या वेजाइना, यहाँ नर का जो पेनिस भाग है वो इसी भाग में, योनि भाग में प्रवेश करवाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।